हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते दोस्तों। आज है दिसंबर 19, 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से आज हम बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे करने वाले हैं। तो कौन कौन से टॉपिक रहेंगे? वैसे आज एक अच्छी बात रही कि आज ज्यादातर टॉपिक जो है वो काफी नए हैं। पहले हम लोगों ने इसके बारे में शायद ही थोड़ा बात किया होगा, जैसे सिटीजनशिप रूल्स के बारे में हम लोगों ने जनरली बात किया है, लेकिन आज वाले जो रूल्स है वो थोड़े से डिफरेंट हैं। ये CAA से रिलेटेड नहीं है, तो थोड़े डिफरेंट है, इसको हम लोग करेंगे। उसके अलावा इंडियन नेवी शिप मरमेगांव, INS मतलब इंडियन नेवी शिप, तो इसको इंडक्ट किया गया है नेवी के अंदर, थोड़ा इसके बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ आपको मैं बताऊंगा कि हमारा एक बहुत ही खास प्रोग्राम भी है जिसके तहत हम लोग नेवी शिप बनाते हैं, उस प्रोग्राम के बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। उसके अलावा भैया कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी बोल सकते हो, और उसके फंड के बारे में बात करेंगे। देखिए, मोस्टली हम लोग क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा रियो समिट से शुरू हुआ था, लेकिन हार्डली हम लोग CBD के बारे में बात करते हैं। बट आज हम लोग बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में बात करेंगे। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड एक छोटा सा टॉपिक जरूर लग रहा होगा आपको देखने में, लेकिन कई बार ये छोटे छोटे टॉपिक ना नजरों के सामने से निकल जाते हैं और एग्जाम में पूछ भी लिए जाते हैं। तो थोड़ा देखेंगे ये फंड है क्या, कैसे काम करता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और क्यों न्यूज में है। एक जनरल स्टडीज के में जो है साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से डीप फेक एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक काफी सालों से रहा है, लेकिन अभी तक इसके बारे में ऐसा कोई एग्जाम में क्वेश्चन आया नहीं है। तो आज एक बहुत बढ़िया टेक्स्ट में इसके बारे में बात हुई है, बात करेंगे, बताऊंगा वो डीप फेक क्या होता है, कैसे इसका मिसयूज हो सकता है, और चाइना ने अभी क्या क्या एक्शन लिया है अगेंस्ट डीप फेक। और उसके बाद जुडिशियल रिफॉर्म GS पेपर 2 से एक टॉपिक है। देखिए, देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा सर ये टॉपिक हम लोग 50 बार कर चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के जुडिशियल रिफॉर्म्स बिल्कुल डिफरेंट है, इनोवेटिव है, और इसीलिए यहां से मेंस के लिए एक बहुत ही डिफरेंट सा एक क्वेश्चन भी बनता है। तो टॉपिक आज अच्छे हैं, नंबर ऑफ टॉपिक्स चाहे बेशक कम हो, लेकिन अच्छे टॉपिक हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, जैसा वो हमेशा बोलता हूं मैं, आपने एक तो काम करना ही है, वीडियो को लाइक तो ऑफ कोर्स सबने करना ही है, तो कोई बताने की जरूरत नहीं है बार बार आपको। अब नीचे आप अपने अटेंडेंस भी दे दीजिए करिए, जिस टाइम भी आप न्यूज़पेपर देख रहे हो, तो हमें पता होना चाहिए कि आप में से कितने स्टूडेंट जो है वो रेगुलरली यहाँ पे देखते हैं। कोई सजेशंस हो आपकी, आप डेफिनेटली वही बता सकते हो। कोई चीज़ हम लोग इसमें प्लस माइनस कर सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं आपके लिए, आप वो भी बता सकते हैं। तो हम लोग जनवरी से, मतलब थोड़े दिन बचे हैं अभी, तो जस्ट 10-12 दिन का समय बचा है। अगर आपका फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना है तो आप हमारा कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप हमारी वेबसाइट पे जाके भी विजिट कर सकते हो। उसके अलावा प्रीलिम्स 2023 के लिए टेस्ट सीरीज हम लोग चला रहे हैं 22 जनवरी से, और आप सबको पता है, बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है टेस्ट कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। आप प्रिपरेशन चाहे जितना मर्जी कर लो किसी भी टॉपिक से, लेकिन जब तक उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में 10-20 क्वेश्चंस नहीं लगाओगे, ना तो रिटेनिंग पावर आएगा, ना ही आपको ये पता चलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन हैंडल कैसे करते हैं। तो एग्जाम सिचुएशन में बैठ के टाइम पीरियड के हिसाब से जब सेम टॉपिक को हम लोग हैंडल करते हैं ना, तो भाई दिमाग की ना धज्जियां उड़ जाती हैं। और UPSC प्रीलिम्स में ऐसा ही होता है, बड़े बड़े स्टूडेंट इसलिए गिर जाते हैं एग्जाम में क्योंकि वो टेस्ट सीरीज नहीं लगाते। लेकिन एवरेज प्रिपरेशन हम लोग करने के बावजूद भी अगर टेस्ट सीरीज लगाते हैं, टेस्ट प्रॉपरली हैंडल करते हैं एग्जाम से पहले, तो काम बन जाता है। तो भैया सीधी सी बात, आप फाइनल मैच में जाने से पहले अगर आप नेट प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? चाहे टैलेंट जितना मर्जी हो, लेकिन नेट प्रैक्टिस के बिना तो काम नहीं चलेगा ना। चलिए, उसके अलावा जो है प्रीलिम्स का हमारा एक फ्री जो हम लोग कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, तो यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा फ्री ऑफ कोर्स। क्रैश कोर्स भी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, लास्ट ईयर भी किया था, तो ये भी फ्री रहेगा, पूरी तरह से यूट्यूब पे रहेगा। तो आपकी तो चांदी चांदी हो गई है। तो जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं पैसा देना, या फिर, तो आप इसको डेफिनेटली कर सकते हो, या पहले से आपने कहीं पे क्लासेस वगैरह कर रखी हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल काफी हो सकता है। और फ्री मैराथन सेशन रहेगा UPSC प्रीलिम्स के लिए, तो आप इसको भी जाके देख सकते हैं। तो ये सब यूट्यूब पे रहेगा, तो ये तो सब फ्री है, तो इसमें तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है आपके लिए। चलिए, तो पहला टॉपिक कौन सा है आज का? देखिए, लिखा है यहाँ पे, सिटीजनशिप ईज्ड फॉर 6, ये थोड़ा सा इधर छिप गया जाके, थोड़ा इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है, सिटीजनशिप पाथ टू बी ईज्ड फॉर 6 माइनॉरिटी ग्रुप्स फ्रॉम 3 नेशंस। मतलब 3 कंट्री से जो लोग इंडिया में सिटीजनशिप लेना चाहते थे, ठीक है, 6 माइनॉरिटी से जो बिलोंग करते थे भैया, उनका रास्ता थोड़ा अभी आसान होने वाला है। तो ये टॉपिक क्या है थोड़ा आपको बताऊंगा, थोड़ा आपको अच्छे से पता चलेगा। देखिए होता क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए 6 माइनॉरिटीज की हम लोग किनकी बात कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं हिंदूज, ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिख, हम बात कर रहे हैं पारसी, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट और जैन्स। ये 6 माइनॉरिटी ग्रुप्स ऐसे हैं, अगर ये बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से अगर इंडिया में आते हैं और वहां पे रिलीजियसली परसिक्यूटेड होते हैं,
तो भाई इंडिया में इनको सिटीजनशिप मिल सकती है। देखिए प्रोविजन तो पहले भी था, बट इनको सिटीजनशिप मिलने का जो रास्ता था ना वो काफी डिफिकल्ट था। कैसे, थोड़ा एक एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे कोई पाकिस्तान वाला आदमी अगर वो इंडिया में आया है, ठीक है, मान लो 2010 के बाद इंडिया में आया है और उसका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, ठीक है, अभी उसके पास जैसे पाकिस्तान ने पासपोर्ट उसको दिया वो एक्सपायर हो गया, क्योंकि 2010 साल के लिए एक्सपोर्ट पासपोर्ट जो एक बार में मान्यता होती है, तो अभी तो एक्सपायर हो चुका होगा। अब वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए तब अप्लाई करता है तो उससे उसका पासपोर्ट मांगा जाता है। पासपोर्ट तो भैया आपका एक्सपायर हो गया है, तो इस चक्कर में उसको दोबारा से पाकिस्तानी हाई कमीशन के अंदर जाना पड़ता है, दिल्ली में जो है। अब देखो पाकिस्तान वापस तो नहीं जा सकता ऑफ कोर्स, क्योंकि वहां से तो बेचारे को मार के पीट के भगाया गया है। तो पाकिस्तान वाला जो हाई कमीशन होता है वो उसके पासपोर्ट की रिक्वेस्ट को बहुत बार रिजेक्ट कर देता है। तो जब वो रिजेक्ट कर देता है तो बेचारा वो इधर से उधर भटकता रहता है, क्योंकि हम उसके पासपोर्ट को एक्सेप्ट करते नहीं, पाकिस्तान वाले उसका पासपोर्ट देते नहीं, तो बेचारा यहीं चक्कर काटता रहता है। तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये सब अब बंद करेंगे, तो उसको इतना धक्के खाने की जरूरत नहीं है। उसका जो पाकिस्तानी पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है उसको हम एज अ लीगल प्रॉपर डॉक्यूमेंट, एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करने वाले हैं। तो पहले हिंदू और सिख्स के लिए होता था सिर्फ, अभी बुद्धिस्ट, जैन और क्रिश्चियंस के लिए भी होगा। दूसरी बात, जो देखिए सिटीजनशिप लेने का एक और बहुत सीधा तरीका है इंडिया में। तो अगर आप इंडिया में 12 साल से रह रहे हो तो आप नॉर्मली भी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको किसी पासपोर्ट वगैरह की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। तो पाकिस्तान से या बांग्लादेश से या अफगानिस्तान से जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज इंडिया में आते हैं तो पहले लॉन्ग टर्म वीजा पे आते हैं जो कि 5 साल के लिए होता है, फिर बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया जा सकता है, ठीक है, और फिर उसके बाद सिटीजनशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये इन्होंने कहा है कि ये प्रोसीजर अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं। 18,000 रजिस्टर्ड पाकिस्तानी हिंदूज अभी इंडिया में रह रहे हैं जिनका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है। कुछ का पासपोर्ट, हल्के फुल्के लोगों का पासपोर्ट वो री इशू कर देता है पाकिस्तान, लेकिन मोस्ट लोगों का करता नहीं है, तो उन लोगों को जो है अब यहाँ पे सुविधा हो जाएगी। देखिए वैसे तो हमारे पास सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी है जो सरकार ने पास किया था, लेकिन अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि उसके लिए अभी रूल्स नहीं बनाए हैं सरकार ने। कानून पास होने से कुछ नहीं होता, कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल्स भी बनाने पड़ते हैं, बिना रूल्स के कोई भी कानून एक्चुअली में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। तो सरकार ने बनाए नहीं है, तो भैया जो पासपोर्ट एक्ट के तहत जो कानून थे, ठीक है, वो लागू नहीं होंगे अभी, तो सीधा जो है इस तरीके से आपका एक्सपायर्ड पासपोर्ट से भी आप कर सकते हो। तो काफी अच्छा है। जो लोग जिनको आधार कार्ड नहीं मिल पाता, सुविधाएं नहीं मिल पाती, स्कूल्स में उनके बच्चों के एडमिशन्स नहीं हो पाते, कॉलेज में एडमिशन्स नहीं हो पाते, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो मुझे तो काफी अच्छा लगा ये। बाकी हर दूसरी डायमेंशंस भी डेफिनेटली यहाँ पे हैं। तो भैया मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS मरमेगांव कमीशन इनटू इंडियन नेवी, तो एक बहुत ही जबरदस्त खबर है। एक्चुअली हमारे पास जो वो प्रोजेक्ट है एक जिसका नाम है प्रोजेक्ट 15B, ठीक है, इसके तहत हम लोगों ने क्या करना था, 4 जो है वो टरबाइन कैपेबल जो है वो डिस्ट्रॉयर बनाने थे, ठीक है। सूरत उसमें से एक हो गया, विशाखापट्टनम एक हो गया, मरमेगांव एक हो गया, ठीक है। तो 4-5 बनाने थे, जिसमें से ऑलरेडी हम लोग 2-3 बना चुके हैं, 2 बना चुके हैं और 2 अभी, एक आज कमीशन हो गया है और एक अभी रह गया है। तो वो तो एक खैर डिफरेंट बात है, बाद में उसको बात करेंगे कभी, बट स्टिल। तो INS मतलब इंडियन नेवल शिप INS मरमेगांव, जो कि स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, इसको फाइनली कमीशन कर लिया गया है, ठीक है। और कमीशन कब किया गया, 60th एनिवर्सरी ऑफ लिबरेशन ऑफ गोवा फ्रॉम द पोर्तुगीज रूल। आपको पता है कि गोवा तो पोर्तुगीज के अंडर में था, है ना, तो उसको जब इंडिपेंडेंस मिला था वहां से हमारे पुलिस एक्शन के द्वारा, तब उसको रिकमेंड यहाँ पे किया गया है। मजेदार बात यह है कि इस पूरे नेवल शिप के अंदर 75% जो कंटेंट है पूरी तरह से इंडिजिनस है, बाकी हम लोगों ने थोड़ा फ्रांस से, इजराइल से, इधर उधर से करके लिया है, ठीक है। 2011 का ये प्रोजेक्ट था जब इसको लॉन्च किया गया था, और लगभग 30,000 करोड़ रुपए इसके लिए सैंक्शन किए गए थे, और काफी जबरदस्त काम इसमें हुआ है। देखिए यहाँ पे एक टर्म आपको देखने को मिलेगी जिसे कहते हैं स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल। ये टर्म जो है काफी डिफेंस में आपको देखने को मिलती है। स्टेल्थ का मतलब होता है जो कि छुप के वार करता है, या फिर इसको इस सेंस में ये कहिए, स्टेल्थ का मतलब ये होता है जिसको दुश्मन के रडार नहीं पकड़ पाते हैं। तो ये शिप्स वगैरह का डिजाइन कुछ इस तरह से दिया होता है, इनका क्रॉस सेक्शन मिनिमम होता है,
और रडार की पकड़ में बहुत आसानी से आते नहीं हैं। गाइडेड मिसाइल, देखिए हमारे पास दो तरह की मिसाइल होती है, एक होती है गाइडेड मिसाइल और एक होती है नॉन गाइडेड मिसाइल। गाइडेड मिसाइल वो मिसाइल होती है दोस्तों जो अपने जहां से वो शुरू होती है और जहां पे उसका टारगेट होता है उस हर पॉइंट के ऊपर उसको गाइड किया जाता है। जैसे मान लो लेजर गाइडेड जो मिसाइल्स होती हैं, तो लेजर से एक बार जब उसके टारगेट को लॉक कर दिया जाता है तो उस लॉक के हिसाब से वो गाइड करती है अपने आप को, मतलब कंप्यूटर के द्वारा उसको गाइड किया जाता है, अपने टारगेट को जाके प्रिसाइसली हिट करती है। कुछ मिसाइल्स को जो है रिमोटली गाइड किया जाता है, उनके पाथ के ऊपर पूरे रास्ते उनको गाइड किया जाता है, तब जाके हिट करती है। कुछ मिसाइलें ऐसी जो नॉन गाइडेड होती हैं, उनको एक बार आप यहां से छोड़ दीजिए, अपने आप ही एटमॉस्फेयर में चली जाएंगी और खुद जाके जो है उसको हिट कर देंगी, उसको आपको हर सेकंड गाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये जो गाइडेड मिसाइल होती है ना, बेसिकली ज्यादा प्रिसाइज होती हैं, ठीक है, और दूसरे वाली का जो है टारगेट इधर उधर मिस होने का चांस रहता है। तो ये है गाइडेड मिसाइल, इसके अंदर हम लोगों ने डाला है। कौन सी मिसाइल पता है आपको? ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, जो कि दुनिया की सबसे फास्टेस्ट भाई क्रूज मिसाइल है। देखिए ये बैलिस्टिक नहीं है, क्रूज है, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना आपने, कई बार एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है। बैलिस्टिक मिसाइल वो होती है जो कि पैराबोलिक पाथ में चलती है, जैसे यूं एकदम उनको हम लोग यहाँ से जो है रिलीज करते हैं, फिर वो आउट ऑफ एटमॉस्फेयर जाके फिर अपने आप ही जो है वो नीचे आती हैं ग्रेविटी की वजह से। ये होती हैं आपकी बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल जो है वो सरफेस के बिल्कुल पास में उड़ती हैं, ठीक है, ऐसे बहुत फास्ट। तो कई बार बीच में बैरियर वैरियर आ जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है, इसलिए क्रूज मिसाइल की रेंज बहुत ज्यादा नहीं होती है, बट बहुत फास्ट होती है, प्रिसाइज होती हैं, और भैया रडार के पकड़ में नहीं आती है क्योंकि हाइट बहुत कम होती है इनकी। तो ये कुछ कुछ सिस्टम है, थोड़ा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी प्रोजेक्ट 15B के बारे में आपको मैंने यहाँ पे कंटेंट ऑलरेडी डाल दिया है, ठीक है, और बता दिया मैंने आपको 4 शिप इसके अंदर जो है हम लोगों को करने थे, जिसमें से विशाखापट्टनम और ये मरबेगांव हो चुका है, सूरत और एक और मैं सिटी का नाम भूल गया हूँ, शायद कलकत्ता है, देख लेना प्लीज आप, ठीक है, वो हमें अभी करना है। तो ये थोड़ा सा आप इसको पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा आपको, एक्स्ट्रा कंटेंट आपके लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। वैसे डिफेंस वाले सेक्टर से ज्यादा क्वेश्चन यूपीएससी पूछता नहीं है, बट यू नेवर नो, प्रीलिम्स वगैरह में या स्टेट पीसीएस वगैरह का एग्जाम देते होंगे आप, एसएससी एनडीए वगैरह जो भी दे रहे होंगे, वहां पे सवाल पूछ लिया जाता है। तो भाई यहाँ पे देखिए एक बात है, वो कहता है भैया इंडिया पुशेस फॉर न्यू बायोडाइवर्सिटी फंड। देखिए क्लाइमेट चेंज के लिए फंड का नाम हम लोगों ने बहुत बार सुना है ना, ऑफ कोर्स, लेकिन बायोडाइवर्सिटी फंड को अभी तक बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश नहीं किया गया है। तो पूरा मामला क्या है वैसे मैं आपको मैं बताता चलता हूँ। देखिए एक खाली स्लाइड ले लेता हूँ, थोड़ा इसमें आइडिया रह जाएगा आपको। देखिए 1992 में अपने पास क्या हुआ था, रियो सबमिट हुआ था। रियो समिट को जो है रियो अर्थ समिट भी कहते हैं, आपको अच्छे से पता है क्योंकि रियो डी जेनेरियो में ब्राजील में हुआ था। अब ये एक लाइक दीज आर द ये पेरेंट्स हैं, ठीक है। अब यहां से ना बहुत सारी चीजें निकली थी रियो से। कई लोगों को ऐसा लगता है कि रियो से सिर्फ क्लाइमेट चेंज के लिए बात हुई थी, नहीं भैया, क्लाइमेट चेंज के लिए तो हुई थी, जिसे हम लोग यूएनएफसीसीसी कहते हैं, जिसमें बाद में हम लोगों ने क्योटो प्रोटोकॉल, बाद में जो पेरिस अग्रीमेंट और ये फिर ग्लासगो वो सब रहा। और फिर यहीं पे हम लोगों ने बीच में कैनकुन वगैरह में फंडिंग भी किया, जिसे ग्रीन क्लाइमेट फंडिंग वगैरह का नाम हम लोगों ने दिया। वो सब क्लाइमेट चेंज के लिए हुआ। बट दूसरा जो यहाँ पे काम हुआ था रियो के अंदर, वो हुआ था बायोडाइवर्सिटी के लिए, जिसे हम लोग कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी कहते हैं। यहाँ पे भी कई सारी चीजें होती हैं, जैसे आपने कहा कि भैया यहाँ पे नगोया प्रोटोकॉल होता है, ठीक है जी, आपका यहाँ पे जैसे कार्टेजिना प्रोटोकॉल होता है, आपका यहाँ पे जैसे एची टारगेट्स होता है। ये सारी चीजें बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए की जाती हैं। तो क्लाइमेट चेंज को रोकना अलग कन्वेंशन है, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना अलग कन्वेंशन है। अगर आप ये टॉपिक थोड़ा पढ़ रहे हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि इंडिया में सीबीडी का कन्वेंशन कब हुआ था, ठीक है जी। और क्लाइमेट चेंज के लिए जो डिसीजन लिया जाता है वो कोप के द्वारा लिया जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। सीबीडी के द्वारा भी जो डिसीजन लिया जाता है वो भी कोप के द्वारा लिया जाता है। हालांकि दोनों कोप अलग अलग होते हैं, बट दोनों का नाम कोप है, ठीक है। उसके अलावा डेजर्टिफिकेशन को भी यहाँ पे डिसीजन लिया गया था, जिसे यूएनसीसीसीडी भी कहा जाता है, ठीक है। डेजर्टिफिकेशन के लिए किया था। भाई हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी यहाँ पे कुछ किया था, जिसे बाद में हम लोग जो है एजेंडा 21 बोलते हैं, है ना। और यहां से तो एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। उसके अलावा फॉरेस्ट प्रिंसिपल भी एक हम लोगों ने यहाँ पे किया था। तो रियो अर्थ समिट से 4-5 चीजें निकली थी, ठीक है, एक चीज नहीं निकली थी।
और सभी के लिए अलग अलग तरीके से काम किया जाता है। तो इसमें से सीबीडी की जो है अभी मीटिंग हो रही है और उस मीटिंग में इंडिया ने अपना कंसर्न यहाँ पे दिखाया है। देखिए, अभी तक बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो फंडिंग वगैरह मिलती है, पहली बात तो वो बहुत नामात्र की फंडिंग मिलती है। जो थोड़ी बहुत मिलती भी है ना, वो आपकी क्लाइमेट चेंज वाले फंडिंग से ही मिल जाती है भाई, या फिर डेजर्टिफिकेशन के लिए थोड़ी बहुत फंडिंग होती है, वहां से मिल जाती है। मतलब बेसिक कहने का मेरा मतलब ये है कि बायोडायवर्सिटी के लिए स्पेशल हमारे पास कोई फंड नहीं है जैसा वहां पे है। तो हम लोगों ने कहा भाई इसके लिए हमें एक स्पेशल फंड चाहिए, ठीक है, क्योंकि भाई क्लाइमेट चेंज होगा तो उससे बायोडायवर्सिटी का तो नुकसान होगा ही होगा, सीधी सी बात है। तो इसीलिए हमें फंडिंग की रिक्वायरमेंट है। तो डेवलप्ड कंट्री से बेसिकली हम लोग फंडिंग मांग रहे हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीबीडीआर। सीबीडीआर का मतलब है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। यहां से थोड़ी यूपीएससी में 2015 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब ये होता है कि भाई प्रॉब्लम तो सबकी कॉमन है, क्लाइमेट चेंज, बायोडायवर्सिटी लॉस, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है। डेवलप्ड कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बनती है क्योंकि वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है डैमेज के लिए। डेवलपिंग कंट्री की थोड़ी कम बनती है क्योंकि हम लोग कम डैमेज करते हैं ऑफ कोर्स। अब इसमें दिक्कत वही है हमेशा की तरह, डेवलप्ड कंट्री ये डिमांड कर रही है कि भाई अगर बायोडायवर्सिटी को बचाना है तो क्या करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर के ऊपर सब्सिडी को कम करो। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। उसके अलावा फोसिल फ्यूल की प्रोडक्शन कम करो जैसे कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस वगैरह। चलिए, भी बहुत बढ़िया बात है। कहते जो फिशरी है उसके ऊपर सब्सिडी कम करो। भाई ये क्या बात हुई, इंडिया ने कहा देखो आपकी सारी बातें ठीक है लेकिन एग्रीकल्चर के ऊपर मैं सब्सिडी कम नहीं कर सकता। सीधी सी बात है भाई, हमारे यहाँ पे तो फार्मर्स कमाएंगे क्या, हम लोग खाएंगे क्या, हमारा तो पूरा फूड सिक्योरिटी ही डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये कुछ कुछ बातें बेसिकली वहां पे चल रही हैं। अब ये फंडिंग बनेगा नहीं बनेगा वो अलग बात है, इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू आपको पता होना चाहिए। सीबीडी क्या है, देखिए मैंने आपको मोटे मोटे तौर पे बता ही दिया है कि जो है 92 में ही से ही शुरू हुआ था, ठीक है। तो सिग्नेचर के लिए वो 92 में ओपन हो गया था, हालांकि 93 में इफेक्टिव हुआ था। अच्छा, मजेदार बात यह है कि इसके अंदर 196 कंट्री हैं, लेकिन एक मेजर कंट्री ऐसी है जो इसका पार्ट नहीं है, वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो इसका पार्ट नहीं है। तो तीन प्रिंसिपल होते हैं बेसिकली सीबीडी के, ठीक है। पहला होता है कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, दूसरा होता है सस्टेनेबल यूज, और तीसरा होता है फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट, ठीक है। ये तो बेसिकली आपका स्टैटिक पोर्शन का पार्ट है। आप शंकर आईएएस वगैरह पढ़ रहे होंगे अगर एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए, तो डेफिनेटली आपको वहाँ सारी चीजें मिल जाएंगी। कनाडा में एक सिटी है मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल के अंदर बेसिकली इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको पढ़ लीजिए, थोड़ा सा मैंने आपको इसको बता दिया है। शंकर आईएएस के अंदर काफी अच्छी डिटेल आपको मिल जाएगी। देखिए मैंने आपको बताया था कि कार्टेजिना प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल, एची टारगेट्स, वो ठीक है, वो सब इसके अंदर जो है वो होते हैं। तो थोड़ा बहुत आप इसको यहाँ पे पढ़ लीजिए, बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि थोड़ा जाके इसको डिटेल में पढ़ें, अपने नोट्स वगैरह के अंदर ऐड करें। शंकर आईएएस से भी पढ़ सकते हो, ठीक है, वो थोड़ा जाके देखें। चलिए, क्योंझार finalizes beneficiary 7 years after DMF scheme, ठीक है जी। देखिए, DMF का मतलब है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन स्कीम या फिर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड स्कीम। देखिए, ये जो है सरकार ने कई साल पहले चलाई थी और इसका पर्पस ये था कि जिन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर माइनिंग की जाती है, अब क्योंकि माइनिंग से वहां के भैया लोकल गांव, लोकल जो वहां पे ट्राइबल लोग रह रहे हैं वो तो इंपैक्ट होते ही हैं बेचारे, ठीक है। तो उनको जो है बेनिफिट दिया जाए, ठीक है। और जो माइनिंग कंपनीज हैं उनके ऊपर जो है, मतलब फाइन तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई थी कि वो माइनिंग कंपनीज एक फंड बनाएंगी, उस फंड के अंदर अपना पैसा इकट्ठा करेंगी और स्टेट गवर्नमेंट उस पैसे को खर्च करेंगी। किसके ऊपर खर्च करेंगी, जो लोकल वहां के ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, यानी कि उनको बेनिफिट दिया जाएगा। और ये सब कुछ किया जाता है नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट के द्वारा। इसमें सरकार को कोई पैसा नहीं कमाना है, मतलब जो पैसा ये कंपनी देंगी उसी पैसे को वहां पे थोड़ा सा सरकार उसके अंदर ऐड कर सकती है पैसा, बट उसको वहां के लोकल लोगों के हिसाब से उसको खर्च करना है। इट्स अ वेरी गुड स्कीम, ठीक है। और जैसे बहुत सारे एजुकेशन के ऊपर, लिवलीहुड, वेलफेयर है ना, खासकर डिसेबल्ड लोगों के लिए, सैनिटेशन वगैरह के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरह के काम किए जाने हैं।
और तो अच्छी स्कीम है, ठीक है। तो क्योंझार उड़ीसा के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा, और क्योंझार में बहुत सारा आयरन ओर पाया जाता है, ठीक है। तो वहां पे भाई आयरन ओर माइनिंग बहुत ज्यादा ऑफ कोर्स होती ही है, तो अब लोग भी वहां पे इम्पैक्ट होते होंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो वहां पे बेनिफिशियरीज को फाइंड आउट करे। तो इस स्कीम को 7 साल हो गए हैं, अब जाके वहां की सरकार ने फाइनली बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई किया है। टोटल 491, देखिए डेटा वगैरह आपको याद नहीं रखना होता है, टोटल 491 विलेजेस को आइडेंटिफाई किया है कोंझार डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है, जो कि ज्यादातर ट्राइबल्स लोग हैं ऑफ कोर्स। तो ये थोड़ी सी न्यूज थी, आप इसको जाके देख सकते हो। इसके अलावा एक एडिशनल आर्टिकल इसी के अंदर आप ऐड कर सकते हो, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, ठीक है, क्योंकि ये जो डीएमएफ के अंदर जो रूल्स वगैरह बनाए जाते हैं वो सब इसी के अंदर बनाए जाते हैं, तो थोड़ा बहुत जाके आप इसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, डीप फेक टेक्नोलॉजी, हाउ एंड वाई चाइना इज प्लानिंग टू रेगुलेट इट। देखिए डीप फेक टेक्नोलॉजी क्या होता है, ये फोटो आप देख रहे होंगे ना, आपने इस तरह की बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी। कई बार लोग शरारत कर देते हैं, किसी जैसे बड़े आदमी की फोटो, कभी गांधी जी की फोटो, कभी अब्राहम लिंकन की फोटो, इनकी फोटो को कई बार ना ऐसे एनिमेशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, वो लोग गाने गाते हैं, डायलॉग्स बोलते हैं, वो सब एक्चुअली डीप फेक होता है। कई बार आपने ऐसा भी सुना होगा कि जैसे मान लो, जैसे ये ये सॉरी जो है वो जो मार्क जुकरबर्ग है, तो जुकरबर्ग की वीडियो कुछ और होती है, लेकिन ये बोल कुछ और रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि वही आदमी सेम सही डायलॉग बोल रहा है। मान लो कल को ऐसी एक्चुअल वीडियो एक वायरल हुई थी ओबामा की, बराक ओबामा की, जिसमें बराक और ओबामा रशिया के ऊपर अटैक करने की बात कर रहे थे। अब भाई ये वीडियो ने बहुत हंगामा किया, बाद में पता चला कि ओबामा नहीं थे, वो एक डीप फेक वीडियो थी, जिसमें ओबामा के फेशियल एक्सप्रेशन को, उसकी वॉइस को बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट किया जाता है यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। इसे कहते हैं डीप फेक। जब आपकी आवाज, आपकी इमेज, आपकी ऑडियो, आपकी वीडियो मशीन लर्निंग के द्वारा ऐसी बना दी जाती है कि आप बिल्कुल रियल पर्सन के जैसे लगते हो। भैया इससे तो बहुत बड़े बड़े कांड हो सकते हैं, ऑफ कोर्स हो सकते हैं, है कि नहीं। डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है बहुत बार स्कैम्स करने के लिए। अब जैसे मान लो कल को एक अमिताभ बच्चन का जो है डीप फेक बना दिया, और अमिताभ बच्चन कह रहे हैं कि भैया मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी वो मैंने क्रिप्टो करेंसी के अंदर लगा दी है, तो आप भी लगाएं। अब बहुत सारे लोग होंगे जो अमिताभ बच्चन को फॉलो करेंगे, भाई वो भी ऐसा कर सकते हैं, तो स्कैम्स वगैरह होने के चांसेस तो ऑफ कोर्स है ना। सेलिब्रिटीज की पोर्नोग्राफी वगैरह बहुत बार मार्केट में आती हैं, तो मोस्टली डीप फेक होती हैं। इलेक्शन मैनिपुलेशन डेफिनेटली यहाँ पे हो सकता है ना। कोई बड़ा नेता है भाई, वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट में जहर उगल सकता है, तो डीप फेक का यूज किया जा सकता है सोशल इंजीनियरिंग में, ठीक है, डिसइंफॉर्मेशन फैलाने के लिए, आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए, फाइनेंशियल फ्रॉड वगैरह, बहुत ज्यादा मिसयूज इसका होता भी है। और ये टेक्नोलॉजी एक्चुअली बहुत ज्यादा पुरानी है नहीं, 2014-15 में ही आई थी, बट आने वाले समय में टेक्नोलॉजी और ज्यादा एस्टेब्लिश हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कौन रियल है कौन फेक है। और आपके जैसे मेरे जैसे लोग व्हाट्सएप पे मैसेज फॉरवर्ड करते हैं जिस तरह से, तो भाई लोगों को लगता है अरे भाई क्या हो गया, ये उसने ये बोल दिया, ये कर दिया, यहाँ पे ये मर गया, वो मर गया, राइट्स हो जाते हैं, बड़े बड़े दंगे फसाद हो जाते हैं नकली वीडियो के ऊपर, है ना। कितनी बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा 2012 के अंदर बेंगलुरु में क्या हुआ था। नॉर्थ ईस्टर्न के अगेंस्ट में जो है वहां पे कैंपेन चलाया गया था, फेक कैंपेन, जिसमें से ये फैलाया गया था खबर कि नॉर्थ ईस्टर्न जो लोग हैं वो बच्चों को किडनैप करते हैं और उनको खा जाते हैं। तो इस तरह के फेक चीजें चलाई गई थी और उनके ऊपर अटैक वगैरह भी हुए, तो थोड़ा सा इन चीजों से बचना चाहिए, ठीक है। तो चाइना ने अभी इनको रेगुलेट करने की कोशिश की है फेक डीप को, ठीक है, ये जो डॉक्टर्ड वीडियोस होती हैं। तो चाइना का यह कहना है कि भाई उनकी कंट्री के अंदर जो भी ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो डीप फेक सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, पहली बात तो ये, अगर उनके प्लेटफॉर्म से कोई डीप फेक वीडियो रिलीज होता है तो उसको लेबल करेंगे। लेबल मतलब उसके ऊपर एक नोट्स लगाएंगे छोटा सा कि ये डीप फेक्ड है, रियल नहीं है, और उसको ट्रैक भी कर सकते हैं, मतलब वो कहां से ओरिजिनेट हुआ, तो ये सब उनको लगाना पड़ेगा। दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप किसी पर्सन का डीप फेक कर रहे हो तो उस पर्सन का कंसेंट लेना भी जरूरी है। बिना कंसेंट के अगर आप करोगे तो भैया आपको बहुत मार पड़ने वाली है, ठीक है। दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि भाई
अगर कोई कंपनी जो है डीप फेक करती है, कोई न्यूज़ अगर वो पब्लिश करती है एंड ऑल दैट, तो जो लोकल न्यूज़ चैनल को रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, उनको भी वही फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है? तो ये कुछ-कुछ है, क्योंकि कई बार क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वगैरह जो है हो जाती हैं, ऑनलाइन स्कैम वगैरह हो जाते हैं, इनसे बचने के लिए। तो क्या चाइना एकमात्र ऐसा कंट्री है? बिल्कुल भी नहीं है भाई। यूरोपियन यूनियन ने तो काफ़ी सख्त स्टेप लिए हैं डीप फेक के लिए, और गूगल, फेसबुक, ट्विटर वगैरह सबको जो है रजिस्टर भी करवा दिया है। मतलब ये कंपनीज अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर डीप फेक को आइडेंटिफाई करती हैं और उसको रिमूव कर देती हैं, और अगर ये कंपनी ऐसा नहीं कर पाती हैं तो इनके टोटल प्रॉफिट का 6% तक का फाइन उनके ऊपर लगाया जा सकता है। तो काफी बड़ा फाइन है। उसके अलावा अमेरिका ने भी जो है डीप फेक टास्क फोर्स एक्ट जो है वो पास किया है इन सारी चीजों को काउंटर करने के लिए, और कई सारे यूएसए के अंदर स्टेट्स हैं जैसे कैलिफोर्निया, शिकागो वगैरह, ठीक है, उन्होंने अपने इंडिविजुअल एक्ट भी बनाए हैं इसके लिए। तो इंडिया में अभी कुछ है सच इसके लिए है नहीं डीप फेक के लिए, बट फ्यूचर में डेफिनेटली यहाँ भी आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। कई बार आपने जैसे अभी राहुल गांधी जी का एक वीडियो रिलीज हुआ था कुछ टाइम पहले, जिसमें राहुल गांधी जी को दिखाया गया था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो एक रेपिस्ट को जो है इनोसेंट बोल रहे हैं। राजस्थान का शायद ये केस था, ठीक है, कि वो तो एक बच्चा है, रेपिस्ट है, इनोसेंट है, उसको माफ कर दिया जाना चाहिए। वो सब डीप फेक था, और कई सारे लोग जो है व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर रहे थे मैसेज के, देखो राहुल गांधी कैसा बोल रहा है, ये तो ये है, वो है, पप्पू है, दुनिया भर की चीजें हो रही थी। पर बाद में पता चला कि यार वो तो डीप फेक है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें होती हैं। कुछ टाइम पहले जेएनयू में कुछ वीडियोस वगैरह रिलीज हुई थी, और पाकिस्तानी मुर्दाबाद वगैरह की, आप जिंदाबाद की देखी होंगी आप सभी ने भी। फिर बाद में जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो फाइल पास किया गया और एविडेंस मांगे गए, क्योंकि बहुत सारे न्यूज चैनल उनको चला रहे थे अपने न्यूज पे दिन रात, किसी ने वेरीफाई किया नहीं, पता चला उनमें से मोस्टली तो डीप फेक थी, फेक वीडियोस थी। सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि कई सारे न्यूज वालों के ऊपर तो फाइन भी लगाया था इन चीजों को लेके। तो डीप फेक में तो टेक्नोलॉजी का इतनी एडवांस हो चुकी है आज के टाइम में कि भाई उसके लिए एक्सपर्ट लोग ही चाहिए आइडेंटिफाई करने के लिए। मेरे जैसे आपके जैसे लोग फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा डीप फेक है, क्या रियल है समाज में। खैर, हम लोग अपने एंड पे क्या कर सकते हैं कि इस तरह की चीजें जब भी कोई फॉरवर्ड करता है तो हम उसको आगे फॉरवर्ड ना करें, और पहले उसकी थोड़ी जांच पड़ताल कर लें। सो फ्रेंड्स, अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है जुडिशियल रिफॉर्म्स के बारे में। देखिए, इस ये बात तो हमें सबको पहले से पता है कि हमारे कोर्ट के अंदर जो है लाखों करोड़ों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो इसके बारे में हमारे एक्चुअली सीजीआई चंद्रचूड़ जी ने अभी कुछ समय पहले एक स्टेटमेंट भी दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि देखिए भाई, खाली जजेस की संख्या बढ़ाने से कुछ होने वाला नहीं है, तो ये एकमात्र सोल्यूशन हमारे पास नहीं हो सकता। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि हाई कोर्ट के अंदर जो जजेस आजकल आ रहे हैं, मतलब ये नहीं कह रहे कि जितने जजेस आ रहे हैं उनकी क्वालिटी कम है, वो ये कह रहे हैं कि जिन जजेस को हाई कोर्ट के अंदर अपॉइंट किया जाता है वो बहुत क्वालिटी वाले जजेस नहीं आ रहे हैं। देखिए, हमारा जस्टिस डिलीवरी करना ही एकमात्र ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, जस्टिस जो डिलीवर हो रहा है ना, उसकी क्वालिटी भी तो अच्छी होनी चाहिए। तो ये तो उन्होंने ये बात कही। तो उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज के इस आर्टिकल में कुछ इनोवेटिव से सॉल्यूशन बताए गए हैं कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है। देखिए, जब हम लोग नॉर्मली सॉल्यूशन की बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं कि जजेस की संख्या बढ़ाओ, स्टाफ को बढ़ाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ, ठीक है, ये सब हम लोग बात करते हैं। बट ये क्या सारे के सारे सॉल्यूशन क्या वो प्रॉपर काम कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है, और वो सॉल्यूशन ऐसे होने चाहिए कि जो प्रैक्टिकल भी हो, है ना। आप कुछ भी बोल दो उठा के कहीं से भी कि हर गांव के अंदर जो है भाई आप जो है जुडिशियल सिस्टम एस्टेब्लिश करो, नहीं, वो नहीं ना, प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो इन्होंने कुछ जबरदस्त 3 सॉल्यूशन दिए हैं जो प्रैक्टिकल भी हैं और बहुत ज्यादा हमारे एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के ऊपर उसका बर्डन भी नहीं पड़ेगा। देखिए कौन कौन से सॉल्यूशन है बहुत जबरदस्त। देखिए, जजेस जो है हाई कोर्ट के वो 62 में रिटायर हो जाते हैं, राइट। सुप्रीम कोर्ट के जजेस 65 की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। बट इस एज के अंदर भी बहुत सारे जजेस हमारे ऐसे होते हैं जो बहुत हेल्दी होते हैं और अभी तक कुछ सालों के लिए और भी काम कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली 62 की एज में के बाद उनका मोस्टली जो जीवन है, वो उनका जो टैलेंट है वो वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस को वापिस लेके आ सकते हैं। देखिए, ये नहीं कह रहे कि उनको फुल फ्लैज जो है उनको अपॉइंटमेंट दीजिए, नहीं, लेकिन जो स्पेशल लीव पिटीशंस होती हैं, जैसे मान लो कोई ट्रिब्यूनल का केस वहां पे जाता है, अरे उनके लिए तो अपॉइंट उनको कर सकते हो ना। ट्राइब्यूनल से जो केसेस आते हैं, अपील वाले जो केसेस आते हैं, स्पेशल लीव पिटीशन वाले जो केसेस आते हैं, उनके अंदर हमारे जजेस का बहुत टाइम वेस्ट होता है।
है ना? तो वो तो नहीं होगा कम से कम, तो वो रिटायर्ड जजेस को करने दीजिए। मेन वाले जो मुद्दे हैं, जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, वो आप रेगुलर जजेस को करने दीजिए, है ना? तो इसमें बहुत बेनिफिट होने वाला है। इससे एक बेनिफिट ये भी होगा कि जो रिटायर्ड जज हो चुके हैं, उनके टाइम को, उनके प्लेस को आप प्रॉपर तरीके से एस्टेब्लिश कर सकते हो, ठीक है? दूसरी बात, दूसरा सॉल्यूशन जो बेसिकली है वो है ऑनलाइन जस्टिस। देखिए, कोविड में ऑनलाइन सिस्टम ने काफी अच्छा काम किया, लेकिन अभी कोविड के बाद से दोबारा से हम लोग ऑफलाइन पे शुरू हो गए हैं। तो क्या हम लोग हाइब्रिड मॉडल को और ज्यादा यहाँ पे बढ़िया नहीं बना सकते क्या? इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं ऑनलाइन के। एक बेनिफिट तो बहुत बड़ा ये भी है, कार्बन फुटप्रिंट कम है भाई। जब सारा काम ऑनलाइन ही हो रहा है, ठीक है, पेपर वर्क सारा ऑनलाइन हो रहा है, सब चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, तो कार्बन एमिशन में भी यहाँ पे डेफिनेटली हमें फर्क पड़ता है। दूसरी बात, वर्क फ्रॉम होम। ऑनलाइन में जो है वर्क फ्रॉम होता है, जिसकी वजह से जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है उसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है जजेस वगैरह को, खासकर जो जो ये रिटायर्ड जज हो चुके हैं। अगर ये वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो बर्डन भी कम पड़ेगा सिस्टम के ऊपर, इनका जो टैलेंट है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज भी किया जा सकता है, और जस्टिस डिलीवरी भी बढ़िया होगा। दो अल्टीमेट सॉल्यूशन है और ये डुएबल है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको बाहर से कुछ इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, नहीं, ऑलरेडी सिस्टम के अंदर ये एग्जिस्ट करता है, तो ये हम लोग डेफिनेटली कर सकते हैं। तीसरा जो सॉल्यूशन इन्होंने यहाँ पे सजेस्ट किया वो ये है कि मीडिएशन को प्रमोट कीजिए। मीडिएशन मतलब समझ रहे हो ना आपके, जिसमें दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है, तो एक बीच की पार्टी दोनों के बीच में समझौता करवा देती है, उसे मीडिएशन कहते हैं। बेसिकली कोर्ट में जाने से पहले का ये प्रोसीजर होता है, क्योंकि कोर्ट में तो फिर सालों साल लगते हैं, आपको केस पेंडिंग पड़ा रहता है। तो इट्स बेटर के मीडिएशन के थ्रू आप आपस में अग्रीमेंट कर लीजिए, दोनों पार्टी मिलकर, इसे मीडिएशन कहा जाता है। टाइम सेविंग होती है, कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। तो हम अभी देखें, इंडिया में मीडिएशन सिस्टम ठीक ठाक काम करता है, ऐसी बात नहीं है, और 50 से 60% केसेस में मीडिएशन वाले केस फाइनलाइज हो जाते हैं। देखिए, जब मीडिएशन में केस फाइनलाइज हो जाता है ना, तो उसको एज अ प्रॉपर कोर्ट का ऑर्डर ही माना जाता है। बट अभी भी इंडिया में मीडिएशन को एज अ प्रोफेशन बहुत वेलकम नहीं किया जाता है। तो हम लोग इंडिया में इंडियन मीडिएशन सर्विस जो है वो शुरू कर सकते हैं, जिसमें जो यंग प्रोफेशनल्स होते हैं उसको एज अ करियर जो है अपना एस्टेब्लिश कर सकते हैं, और एक बहुत बड़ा सिस्टम जो है यहाँ पे अवेलेबल करवाया जा सकता है। इंडिया जैसे कंट्री में तो बहुत जरूरी है ये, जहाँ पे लाखों करोड़ों केस पेंडिंग है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन होती है। लोग यूजुअली देखिए, कोर्ट का दरवाजा ना आदमी सबसे आखिर में खटखटाता है, उससे पहले कोशिश करता है कि वो खुद ही सॉल्यूशन निकाल ले बातचीत करके। तो ये वाला तरीका बहुत बढ़िया हो सकता है और जनता इसको वेलकम भी करेगी। तो ये 3 सॉल्यूशन है। पहली बात तो जो जजेस अर्ली रिटायरमेंट हो चुकी है, मतलब 62 में रिटायरमेंट हो चुकी है, तो उनकी सर्विस का फायदा उठाएं। दूसरा सॉल्यूशन है कि भैया ऑनलाइन सर्विस को प्रमोट किया जाए। तीसरा सॉल्यूशन है मीडिएशन के द्वारा, क्योंकि देखो भाई, जो रेगुलरली हम लोग सॉल्यूशन सजेस्ट करते हैं उससे तो कुछ हो नहीं रहा है, तो कम से कम कुछ नया जुगाड़ लगा के ही देख लें। इससे भी नया कुछ नहीं होगा तो कुछ और अडेप्ट कर लेंगे। जीवन यही है, गलतियां करिए, सीखिए, आगे बढ़िए, सुधारिए और बेटर तरीके से उसको प्रमोट कीजिए, राइट? तो ये सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।